बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि इम्पोर्टेंट है। उनके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अकॉर्डिंग बाइलिपिड लेयर होती है। ठीक है, ये लेयर होगी, दूसरी नीचे वाली लेयर होगी, और इसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन की रिजिडिटी की बात करें तो ये फ्लूइडिटी टाइप है ना। इट कैन इजीली फ्लो, ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स कुछ अंदर हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, कुछ बाहर हैं पेरिफेरल सरफेस पर, और कुछ ऐसे हैं जो कि ना अंदर है ना बाहर है, वो ट्रांस मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में लगे हुए हैं। तो ये पेरिफेरल तो बिल्कुल बाहर लगे हुए प्रोटीन हो गए मेम्ब्रेन से, है ना। अंदर वाले इंटीग्रल, ये रहे ट्रांस मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी एम्बेडेड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लाइकोप्रोटीन्स बाहर लगे होते हैं, आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बाइलिपिड लेयर है उसमें ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, हमें पता है ना। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो इसको ऐसे याद रखो, जैसे हम शार लेते हैं तो उस पर आनी सबसे पहले कहाँ पड़ता है? सर पर, हेड पर। तो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग वाला पार्ट हो गया हेड। ठीक है, पेरिफेरी पे भी कुछ साइड पे भी प्रोटीन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्यों था? स्टेबिलिटी के लिए, इट इज प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। हेड और टेल की बात हो गई है ना। फॉस्फोलिपिड्स हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स की बात भी हो गई है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो कार्ब से कंबाइंड है। ठीक है, जैसे ये था ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। बाहर है मेम्ब्रेन के, हमने देख लिया। और ये क्या करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से ही ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। ये अगर नीट के टाइम से याद है तो ग्लाइकोकैलिक्स पता ही होगा क्या होता है ना। और इसका फंक्शन क्या है मेम्ब्रेन का? सेल टू कार्बोहाइड्रेट्स का, इसकी हेल्प से ही बेसिकली सेल टू सेल रिकॉग्निशन होता है। जैसे स्पर्म हेड में भी ना जो कार्ब वाला पार्ट है, उस वजह से वो ओवम को रिकॉग्नाइज कर पाता है, और इम्यून सिस्टम में फंक्शन होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा फेवरेट पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी सिंथेसिस की मार्कर एंजाइम होती है। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इसका पीएच क्या होता है। ठीक है, रिलेटेड टू नीट है ना। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में सेल के अंदर जो भी डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा उसमें हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स, और इसकी मार्कर एंजाइम है कैथेप्सिन। ठीक है, साइटोप्लाज्म की मार्कर एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एलडीएच। एलडीएच की बहुत ज़्यादा और भी फॉर्म्स होती हैं। एलडीएच की आइसो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। एंजाइम्स वाले वन शॉट में मैंने बता दी ऑलरेडी, है ना। तो ज़ेलवेगर सिंड्रोम पे आ जाते हैं। होता क्या है ये? इसको मैं ज़ेलवेगर सिंड्रोम की जगह हेलवेगर सिंड्रोम से याद रखता हूँ। कोई ऐसा भिखारी है जिसे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक है। ठीक है, भिखारी है तो उसके पास पैसा नहीं है। पी फॉर पैसा, पी फॉर पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के जीन में डिफेक्ट है। कि भिखारी जनरली जेनेटिकली होते हैं ना, भिखारी का बेटा भिखारी है, नॉल ज़रूरी नहीं है, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। ठीक है, जीन डिफेक्ट। वो भिखारी है पर इस कोई नॉलेज तो है नहीं, इसने डीमोनेटाइज मनी लेट से चुरा ली। ठीक है, तो अब ये उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया पर वो किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही ज़ेलवेगर सिंड्रोम में भी पी फॉर पैसा, पी फॉर पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर। ठीक, जैसे भिखारी पैसे नहीं कमा सकता, वैसे ही वो पी फॉर पेरोक्सिसोम नहीं बनवा सकता ज़ेलवेगर वाला।
क्या भिखारी के पास ऐसा था कि बिल्कुल पैसे नहीं थे? नहीं, उसके पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड थे, जैसे 2000 का नोट है, किसी काम का ही नहीं चाहे, पर है तो सही। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड उसके पास है, पर क्या नहीं कर पा रहा उसका? ऑक्सीडेशन या फिर यूज नहीं कर पा रहा। कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या है? यूज। लॉन्ग चेन फैटी एसिड को क्या बोला मैंने? ये 2000 वाला नोट। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, उसको पता लगा जैसे ही कि वो ये पैसे तो यूज ही नहीं कर सकता, वो अभी 2000 का नोट कहीं से चुरा के लाया था, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, सेरेब्रो। एंड भिखारी इज लाइक व्हाट द हेल, तो हिपैटो। अब उसे क्या करना पड़ता है? किडनी बेच बेच देनी पड़ती है, भिखारी है, अब उसको पैसे चाहिए, तो रीनल, दिमाग खराब हुआ, ही इज लाइक व्हाट द हेल, और जेल, हिपैटो। एंड देन उसको पैसे चाहिए तो किडनी बेचनी पड़ी, रीनल सिंड्रोम। कि ये सब उसका खराब हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसके 3 सब टाइप्स हैं, पैसिव, एक्टिव और वेसिकुलर। जिसको पाओ से याद रख सकते हैं, पीएवी। तो पैसिव में सबसे पहले क्या आता है? सिंपल डिफ्यूजन, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन पर मूव हो जाना। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे याद रखो कि तुम फोकस कर रहे हो पढ़ाई पे, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, पर डिस्ट्रैक्ट होना काफ़ी आसान है। कॉन्सेंट्रेशन अभी बहुत हाई थी पढ़ते पढ़ते, फिर एकदम से कोई रील आ गई, तो लो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन सारी बिगड़ गई। तो हाई टू लो जाना बड़ा ही आसान काम है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, बड़ा ही पैसिव सा प्रोसेस है, सिंपल सा काम है, डिस्ट्रैक्ट होना तो है ना। और जनरली खुद ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग, एक्सटर्नली दूसरे तो कम करते हैं, खुद ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब कोई उनको कैरी नहीं कर रहा, खुद हो रहे। नो कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। इसके एग्जांपल्स ऑक्सीजन और यूरिया का ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है डिफ्यूजन, तो है ना। वाटर का है तो अगर वो अलग बात है, उसके अलग अलग टर्म है ना। अब आयन चैनल्स, ये फिजियो वगैरह में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन आयंस का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं ये, वोल्टेज गेटेड चैनल्स और लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ठीक है, आरएमपी मैंने बता दिया था, नर्व मसल फिजियो में क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो ओपन हो वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, और जो लाइगेंड के बाइंड होने पर ओपन हो। ठीक है, कोई भी केमिकल जब बाइंड करता है चैनल पर तब खुलेंगे वो, जैसे एसिटाइलकोलिन और ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स। ठीक है, ये कहाँ पर आते हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल फिनोमेना में एसिटाइलकोलिन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर देख लिए वो वन शॉट। ठीक है, इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन तो हो रहा है पर उसमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, उसको आसान किया जा रहा है। कैसे? कैरियर प्रोटीन है यहाँ पर, मतलब खुद की कोई एनर्जी नहीं लग रही, दूसरे के ही ऊपर बैठ के चला जाना। तो कैरियर प्रोटीन के साथ ही किसी सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो जाना, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि प्रोटीन तो अपनी एनर्जी से जा रहा होगा। स्पेसिफिक कुछ ही चीज़ें हो सकती हैं, और सैचुरेबल प्रोटीन भी बेचारा थक जाएगा, कितनी चीज़ों को लेके जाए। इनके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, ग्लट 1 2 3 4 अलग अलग टाइप के, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, वहाँ पर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में, ये सब में कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है इनका ट्रांसपोर्ट। कि यूनिपोर्ट होता है और एक एंटीपोर्ट होता है, मतलब एक सब्सटेंस जाएगी तो यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट 2 टाइप के होते हैं। अगर एक ही सब्सटेंस जा रही है तो यूनि मीन्स 1, है ना, और अगर 2 लोग एक साथ जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट। और अगर 2 एक साथ जा रहे हैं लोग एंटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सिम्पोर्ट हो गया 2 लोग शादी कर रहे हैं, एंटीपोर्ट हो गया 2 लोगों का डाइवोर्स हो रहा है। 2 सब्सटेंसेस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं 2 लोग अलग होकर, डाइवोर्स होकर, एंटीपोर्ट। ऑस्मोसिस वाटर का जब होता है ना, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी डिफ्यूजन ही है, बस वाटर है यहाँ पर, जहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, वाटर बेसिकली मैंने बताया था फिजियो में, वाटर कहाँ जाता है, जहाँ सोडियम ज़्यादा होता है। वाटर
सोडियम को स्टॉक करता रहता है, ठीक है। वाटर सोडियम का सबसे बड़ा फॉलोअर है, तो जहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है वाटर वहीं पे जाएगा। तो इस वजह से ही सेरेब्रल एडिमा होने के भी चांसेस हो जाते हैं जब हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है। जब कम होता है कोई भी ऑस्मोलैरिटी कम है ब्लड की अगर, तो बेसिकली वाटर उसको लगेगा कि वो चला जाए न्यूरॉन में, तो उसकी वजह से एडिमा हो जाता है। तो ऑस्मोसिस की हेल्प से इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर कॉन्सेप्ट पता हो। सेलाइन इन्फ्यूजन, ये कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है। सेलाइन इन्फ्यूजन कब क्लिनिकल अगर कोई केस बनाना हो, जैसे कि हार्ट का स्ट्रेच एएनपी रिलीज होता है, तो सेलाइन इन्फ्यूजन। बेसिकली ऑस्मोलैरिटी के लिए ये सॉल्ट, सेलिनिटी सॉल्ट है ना, सॉल्ट इनका मिक्सचर होता है, सॉल्ट और वाटर का। अब सेरेब्रल एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? मैनिटोल, यू शुड रिमेम्बर दिस। एक कंडीशन होती है स्फेरोसाइटोसिस, ये जस्ट एक फैक्ट है जो याद रखना है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट एक होता है किसके लिए? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए। फिल्ट्रेशन तो हमें बताइए, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से होती है, जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लूइड मूव कर जाता है, जैसे किडनी में होता है। ये जीएफआर मेंटेन होता है ना किडनी में, एफरेंट आर्टीरियोल देन इफरेंट आर्टीरियोल होता है, देन ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है। और मेम्ब्रेन पर चार्ज कैसा होता है? ये चार्ज बेस्ड सेपरेशन है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू हेपेरिन सल्फेट एंड ऑल, उस वजह से चार्ज बेस्ड के बेसिस पे सेपरेशन हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसमें सेपरेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि जैसे अगर नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन है तो कोई भी सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज है तो वो रिपेल होके फिल्टर हो जाएगा, मतलब वापस ब्लड में चला जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये जनरल फिजियोलॉजी में भी आ सकता है क्वेश्चन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एटीपी से एनर्जी डिराइव करते हैं, एटीपी को यूज किया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव में 3A याद रखने हैं, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी यूज्ड, ए फॉर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और चौथा ए क्या याद रख सकते हैं? एटीपी एज यूज होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पम्प एटीपी एज, कैल्शियम एटीपी एज, पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपी एज। अब प्राइमरी के बाद कौन सा? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एनर्जी तो ऑब्टेन होती है बट इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोडियम ग्रेडियंट, ठीक है। ये काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, व्हाई ग्लूकोज इज एडेड टू ओआरएस सॉल्यूशन, ठीक है। फिजियो में भी आ सकता है, बायोकेम में भी आ सकता है। ग्लूकोज और इसका सिम्पोर्ट हो जाता है, बेसिकली टू सब्सटेंसेस व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जब है ना, तो जैसे ही ग्लूकोज को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंसुलिन वगैरह नहीं चाहिए होता सेल को लेके जाने के लिए, सीधे जैसे सोडियम सेल में घुस रहा है, सोडियम सेल में जाता है तो साथ में ग्लूकोज भी चला जाता है, तो ये एक तरह की लिफ्ट हो गई। ऐसे ही एक और जगह मैंने लिफ्ट बताई थी फिजियो वाले एंडोक्राइन सिस्टम में, थायराइड में, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, जहाँ पर है कि सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड सोडियम के साथ साथ कैरी होके चला जाता है, वैसे ही सोडियम के साथ ग्लूकोज भी कैरी होके चला जाता है। तो सोडियम के ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब सोडियम अगर बाहर ज़्यादा अंदर कम है तो वो सेल के अंदर चला जाता है, तो बेसिकली अंदर जाएगा तो साथ में अपने कोई और भी सब्सटेंस को लेके जा सकता है, जैसे अमाइनो एसिड को भी लेके जा सकता है इसी तरह से, ठीक है। अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट अगर डिफेक्टिव हुआ तो वो सिस्टेन्यूरिया वाली कंडीशन है। लेकिन हार्टनप्स डिजीज एक होता है जिसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट आ जाता है, उनका ट्रांसपोर्ट ढंग से हो नहीं पाता। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? वो अमाइनो एसिड्स वाली वीडियो में मैंने बता दिया ऑलरेडी, है ना। अब इसके अलावा वेसिकल्स की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे वो थायराइड वाले एंडोक्राइन सिस्टम में लास्ट स्टेप क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई जैसे हार्मोन स्टोर्ड है, T3 या T4 स्टोर्ड है, तो वो बेसिकली
रिमूव हो जाता है एंड देन एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। तो सेल टेक सब्सटेंसेस इनटू द सेल, कोई भी सेल में सब्सटेंस ऐसे स्टोर हो जाती है, स्टोर होने के बाद जब वो चाहिए उसको निकाल लिया जाता है, स्टोर हाउस की तरह। ये एक तरह का सेल वेसिकल बना रहा है। ठीक है, सेल अपने अंदर वो सब्सटेंस को थोड़ी देर के लिए रख लेगा और इसमें फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस भी आता है कि फिर बाद में बाहर निकाल लेगा। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ना जो पैथोजन का फैगोसाइटोसिस वगैरह करते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस एंड ऑल, मतलब ऐसे निकल लेना फैगोसाइटोसिस, फिर बाद में निकाल भी देगा। एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस जब मतलब सेल के अंदर आ गया, उसने खा लिया, जैसे मैक्रोफेज ने अगर किसी चीज़ को एलडीएल को लेट से खा लिया उसने, एंडो अपने अंदर एंड कर दिया उसको, है ना, उसको खा ही लिया। एक्सो, एक्स मतलब बाहर, सेल से रिलीज कर दिया। ठीक है, जैसे हार्मोन रिलीज होता है एक्सोसाइटोसिस से, मैंने बताया था। न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितने सोडियम कितने पोटेशियम को करता है रिमूव, इतना बेसिक आइडिया है कि सबको होगा, है ना। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है, डिजिटॉक्सिन क्या होती है। डिजिटॉक्सिन जो है ना वो ड्रग्स हैं जो इनहिबिट करती हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को। ये इंट्रासेलुलर सोडियम को बढ़ाती है, मतलब सेल के अंदर इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप अगर इनहिबिट हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, तो इसकी वजह से इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर सोडियम बढ़ जाएगा। वैसे सोडियम जो है ना वो सेल के बाहर ज़्यादा प्रेफरेबली प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे सेल्स अभी भी ना एवोल्यूशनरी स्टेट में ही है। जैसे कि जब एवोल्यूशन हो रहा था एक सिंगल सेल होता था और वो बाहर नदी में रहता था, तो मतलब नदी में बहुत सॉल्ट होता था जैसे सी में, तो सी सॉल्ट की उसको आदत है। आज भी ऐसा है कि हमारे सेल को सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम की प्रेजेंस चाहिए होती है, पर अगर अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो वो दिक्कत है। ठीक है, तो इंक्रीज सोडियम लीड्स टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम भी हेल्प करता है। एक तरह से इस नॉलेज को यूज़ किया कुछ लोगों ने और एक दवाई बनाई जिससे कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनवाया हमने। मसल कॉन्ट्रैक्शन को फास्ट कराने से कार्डियक आउटपुट, है ना, ये सब बढ़ जाएगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इनहिबिटर है, सोडियम बढ़ेगा तो कैल्शियम भी बढ़ेगा और कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये सब हमें पता है ना। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, लो कैल्शियम होता है तो टेटनी हो जाती है, कार्डियक मसल को टेटनाइज होना मुश्किल होता है ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये भी क्वेश्चन आता है फिजियो में। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। कि जो सेल मेम्ब्रेन थी, अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, उसमें फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट है, मतलब लिपिड और फॉस्फेट एक साथ है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेनली उसी से बना होता है ना, बाइलेयर है। माइलिन शीथ जो है ना, कि माइलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स बनाते हैं, श्वान सेल्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन जब होता है और लिपिड का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स ही काम आते हैं ना, ऑब्वियसली। तो सेल टू सेल सिग्नलिंग, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल्स भेजता है। ठीक है, तो इसकी तरह इसकी हेल्प से ही ये भेजे जा सकते हैं। तो सेल ऐसे तो है नहीं कि हमारी तरह इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये सब यूज़ करें, सेल टू सेल सिग्नलिंग अलग होगी। ठीक है, इकोसेनॉइड्स, ये काफ़ी बार एमसीक्यू में आता है। इकोसेनॉइड्स जो होते हैं ना, उनका सिंथेसिस करने के लिए एराकिडोनिक एसिड चाहिए होता है, ये रट लो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, फॉस्फोलिपिड्स पर अगर शॉर्ट नोट आता है तो एक और इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड होता है लेसिथिन, डीपीपीसी, डाई पाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन। ये मैंने सरफेक्टेंट वाली वीडियो में करा दी है तो रिपीट नहीं कर रहा, फिजियोलॉजी में ऑलरेडी दिस इज कवर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट, थैंक यू।